10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग। मंगलवार का दिन और मंगल स्क्रीन, बढ़िया स्क्रीन। इंट्राडे में अब तक एक बहुत बढ़िया रिकवरी, 45 मिनट का सेशन क्लास रहा है। हमने प्रेशर देखा था 345 तक के जोन्स तक निफ्टी जाता हुआ नजर आया था। कल की 490 वाली क्लोज 150 पॉइंट निफ्टी नीचे था ऑलमोस्ट। और अब देखिए आपकी स्क्रीन पे वो 150 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 77 पॉइंट मजबूत, यानी कि 225 अंकों की बढ़त के साथ, यानी कि दिन के लो से रिकवरी के साथ इस समय भारतीय बाजार कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, प्रेशर इसीलिए था क्योंकि ग्लोबल क्यूज थोड़े दिक्कत भरे थे और यूएस के फ्यूचर्स सुबह से ऐसा नहीं कि कोई मीनिंगफुल अपटिक दिखा रहे हैं, फ्लैट स्लाइटली इन ग्रीन है। तो दरअसल हम 2 दिनों के प्रेशर के बाद बहुत बढ़िया तरीके से आज उभरते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे ऐसे ही आएगा। प्रेशर यहां पे भी माउंट हुआ था, लेकिन इंटरडे रिकवरी निफ्टी बैंक की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी कैलकुलेशन के साथ 200 पॉइंट प्लस की रिकवरी के साथ 38,500 के ऊपर निफ्टी बैंक इस समय कामकाज करता हुआ। और एक बार जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा, वो स्टॉक्स जो अब वेटेज के लिहाज से या फिर वेटेज इतना 9% गेन्स के लिहाज से मदद करना शुरू कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, ग्लासन एंड टूब्रो, बजाज ट्विंस, रिलायंस, जोड़ दीजिए इसमें एमएनएम क्योंकि उसमें मूव बहुत तगड़ा है, अदरवाइज वेटेज इतना नहीं लेकिन मूव अच्छा है। इसमें जोड़िए कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, ये सारे हैवी वेट्स फाइनेंशियल स्पेस से लार्जली आपको इस समय पूरी तरह से मदद करते हुए नजर आएंगे। उसमें रिलायंस और एलएनटी जैसे कुछ और हैवी वेट्स जो अच्छा मूव दिखा रहे हैं अब खुलने के बाद से। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन है जिसके चलते आप देख रहे हैं निफ्टी बढ़िया मूव दिखा रहा है। ब्रेथ बढ़िया पॉजिटिव आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब इस समय 7:2 का रेशियो, 2 गिर रहे हैं तो 7 स्टॉक ऐसे हैं जो बढ़त और मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वीरू, ऐसे में कौन से की लेवल्स वॉच आउट करने हैं और अब इस रिकवरी के बीच में कोई ट्रेड लेना है या अभी थोड़ा सा इंतजार करना है? आशीष, मैं फिर कहूंगा कि आज थोड़ा सा संयम बरतें, क्योंकि अब आज मार्केट मैसेज देगा अबाव 610 या फिर बिलो 350। ये ट्रेजेक्टरी अभी भी आशीष मेरे को नो ट्रेड जोन लगती हुई। एक क्लियर कट 20 डेमा पे पहला सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, निफ्टी बैंक ने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया है। मैं इतना कहूंगा संयम रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 610 के बाद ये स्क्यूज, ये शॉर्ट स्क्यूज और शार्प हो जाएगा और 610 के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। और एक और चीज आशीष, 38,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक गया तो ज्यादा शार्प ट्रेड मेरे को यहां पे नजर आता है टुवर्ड्स 38,940। और एक और चीज आशीष, प्लीज जाइए, ध्यान दीजिए उन स्टॉक्स पे, मैं स्टॉक्स का नाम नहीं लूंगा और इनफैक्ट लूंगा भी, मतलब जहां पे 10 डेमा के आसपास आके स्टॉक्स ने बेस बनाया और फिर शूट अप हो गया। एलएनटी उस कैटेगरी में था, अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेस, रिलायंस, और एक बार आप लेके आइए एसआरटी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करता हुआ। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि शॉर्ट स्क्यूज स्क्रीन पे विजिबल है। लोअर लेवल्स आए लेकिन टिक नहीं पाए, तो थोड़े से इन स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दीजिए। लेकिन लीड कर रहा है आशीष आज ऑटो और साथ ही साथ आपका कैपिटल गुड्स। निफ्टी बैंक अगर 38,510, 520, 30 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर होल्ड कर जाएगा तो हाँ 300, 350 पॉइंट का स्विंग देगा। बट वेट फॉर 610 ऑन निफ्टी बैंक आशीष। और चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आज के एक्सपर्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। निर्मल बंग से विकास, नहीं ये तो कल का है, सॉरी। आज की कोटक सिक्योरिटीज से श्रीकांत चौहान है और मार्केट एक्सपर्ट ट्रेडर अमित सेठ साहब कोलकाता से जुड़ते हुए। आप दोनों का स्वागत है। श्रीकांत, इस रिकवरी को प्ले करा क्या? सुबह से कुछ निफ्टी बैंक में ट्रेड लिए थे क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। बिल्कुल, इनफैक्ट हमने ट्रेड लिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर और उसका रीजन यही था कि मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो चुका था। लगातार 18,000 से 17,350 आना, यानी कि, और वो भी एक्सपायरी के अगर नियर बाय अगर कभी हमें ऐसा अगर सेल ऑफ देखने मिलता है और उसमें अगर करंट एक्सपायरी का अगर पुट कॉल रेशियो अगर ड्रास्टिकली अगर डाउन हो जाता है, जैसे कल के दिन में अगर आप देखेंगे तो जो पुट कॉल रेशियो था करंट एक्सपायरी का वो 0.60 के करीब आया था, यानी कि काफी जोर से कॉल राइटिंग हुई थी और काफी जोर से पुट का जो पोजीशन था वो कम हुआ था। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट में एक रिबाउंड आ सकता है। मुझे लगता है वो आ चुका है और अभी जैसे वीरेंद्र ने बताया 17,610 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बिल्कुल रहेगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट का एक रिट्रेसमेंट रेशियो भी 17,600 के करीब का ही आ रहा है।
तो इन लेवल्स के करीब मार्केट थोड़ा वक्त निकालेगा, पर अगर 17,610 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो बिल्कुल हमें लगता है कि शॉर्ट कवरिंग और भी बढ़ेगी और मार्केट एक बार शायद 17,700 के लेवल्स छू सकता है। अच्छा, ठीक बात। अमित जी, गुड मॉर्निंग। बढ़िया मंगलवार का सेशन प्ले आउट हो रहा है, क्या ट्रेड है सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। आशीष जी, जो मुझे पहला स्टॉक पसंद आ रहा है उसका नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया में हमने एक ऑर्डरली पुल बैक देखा जो कि लगभग 20 डेमा तक आया था, और आज पुल बैक का हम एक अप मूव देख रहे हैं जिसमें कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपना कट कर दिया है। तो कोल इंडिया में बाई की सलाह है। करंट प्राइस 221 है। स्टॉप लॉस रखूंगा इसका लगभग 217 रुपए का, और मेरे टारगेट्स रहेंगे 228 रुपए के। सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है डेट इज रिलायंस। रिलायंस को लेने का कारण है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट पे आ रहा है। यहाँ पे 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन भी है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट रीटेस्ट ट्रेड, और स्टॉक में आज अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। तो 2622 का इसका करंटली प्राइस है। बाई की सलाह है। लगभग 2580 के स्टॉप लॉस रखूंगा, और इसके टारगेट्स मेरे 2680 के रहेंगे। रिलायंस, आपकी स्क्रीन पे एक बाय कॉल आता हो अमित जी की तरफ से, तो ध्यान रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो अगर वाकई आप भी ट्रेड लेने के मन बना रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन स्टॉक बढ़िया मूव, दिन के हाईज आधे % से ज्यादा की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। रिलायंस और कोल इंडिया हो गए सेठ साहब के दोनों प्रिफर्ड प्लेस, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। श्रीकांत, आपके आज के दमदार ट्रेड्स कौन से? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि जो इस प्रीवियस रैली में जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक था अंबुजा सीमेंट, हम उसे लॉन्ग करके चलेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई के करीब जा सकता है जो 430 के करीब के थे। तो करंट लेवल से 412-13 के करीब भी इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाए और 410 का स्टॉप लॉस रखें 425 के टारगेट के लिए। और साथ ही साथ हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग में जो तेजी बनी है वहां पे हमें लगता है कि जीमेंस इंडिया पे फोकस करें जो 2910 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये हमें लगता है कि स्टॉक वापस एक बार 2970 से लेकर 2980 के लेवल्स दिखा सकता है। तो जीमेंस को लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 2880 के करीब का, 2880 का स्टॉप लॉस। ओके, ये हो गए भाई आज के प्रिफर्ड ट्रेड इस समय के। रिलायंस कोल इंडिया की चर्चा हुई थी और दूसरे दो प्रिफर्ड ट्रेड आपकी स्क्रीन पे अंबुजा सीमेंट्स और सीमेंस को रखिए रडार पे। इनमें आप इन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। और अब मार्केट बिग वॉइसेस की बारी, और उस कड़ी में आज हमारे साथ पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अभय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी। अभय सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब तक आदत थी कि एक तरफा मूव जो लिया चली जा रहा था, ये पिछले 2-3 दिन में टसल बढ़ गई है, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, थोड़ा सा बियर ग्रिप में भी आ रहा है बाजार, थोड़ा सा वास्तविकता से हम थोड़ा सा परिचित हो रहे हैं। कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस डिप्स में? आप फिर से खरीदारी कर रहे हो या अब दरअसल वेट एंड वॉच करा जाए, कुछ इवेंट्स इंपॉर्टेंट प्ले आउट हो जाए उसके बाद एग्रेसिव बाइंग शुरू करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब ये जो करेक्शन है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो अर्निंग ट्रैजेक्टरी है सारी कंपनीज की वो अभी भी अच्छी है। जो डाउनग्रेड मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था अर्निंग्स की FY23 और FY24 के, उसके बनिस्बत काफी कम है डाउनग्रेड्स। मतलब जो निफ्टी अर्निंग्स भी डाउनग्रेड करी है एनालिस्ट ने, वो 3 से 4% करी है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक्सपेंसिव नहीं है। ओवरऑल लेवल पे हम देखें 24 का मल्टीपल जो निफ्टी इंडेक्स का है वो करीब 17.5-18 टाइम का है, और वो 20 टाइम पे इजीली ट्रेड हो सकता है अगले साल भर में। तो निफ्टी का लेवल 20,000 तक आना कोई बड़ी बात नहीं है साल सवा साल में, ये मेरा मानना है। और दूसरा, ये एक करेक्शन जो है ये अच्छा मौका है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये जो करेक्शंस हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो उन्होंने स्टॉक्स की लिस्ट बना के रखी है उनमें एंटर करें। और अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स काफी ऐसे हैं जो अपने 52 वीक हाई लेवल से बीटन डाउन है, 30-40% करेक्टेड है। तो मेरे को लगता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो करेक्शन हुआ 3-4 दिन में, क्योंकि जो फॉरेन फ्लोज हैं वो काफी स्टेडी है, स्ट्रॉन्ग है, और वो सपोर्ट करेंगे मार्केट को। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को डर के कैश में बैठ जाना चाहिए कि अभी ये बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है।
हाँ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अब ये बात सही है, जो स्टॉक्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं इस करेक्शन, बस दिक्कत ये होती है अबे सर हमारा वाला जो आइडेंटिफाइड स्टॉक होता है वही नहीं गिरता, बाकी सब गिर जाते हैं, और जब लेते हैं तो गिरना शुरू हो जाता है, वो अलग कहानी। अच्छा, एक गोरे जो है ना अबे सर, वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह के मूव्स इंडियन इक्विटीज में देखने को मिले, भारतीय बाजार अपने पीयर से और प्रीमियम पे, शार्प प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, इवन अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से अच्छे खासे प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, और आप कह रहे हो वैल्यूएशन हमें कंफर्ट दे रहा है। तो ये कोई वैल्यूएशन प्रीमियम जो है वो हम हमेशा कमांड करते थे और करते रहेंगे, इसी लॉजिक से उतरूं क्या बाजार में? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए एक तो प्रीमियम की बात हो गई, अर्निंग्स प्रीमियम की। मैं कहता हूं आप एब्सोल्यूट लेवल पे देखिए, हमारी जो टोटल मार्केट कैप है $3 ट्रिलियन के आसपास की है। आप चाइना हांगकांग मिला के देखें ऑलमोस्ट 15-18 ट्रिलियन डॉलर के हैं। यूएस का देखें $50 ट्रिलियन का है। तो आप एक बार वैल्यूएशन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पर कोई ओवर वैल्यूड नहीं है। हम लोग 20 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड करते थे, अभी 18 टाइम फॉरवर्ड पे है, तो थोड़ा कंफर्ट है। और दूसरा, जो एब्सोल्यूट गेन होगा $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप, वो बढ़ के 5 होगा, 5 का 8 होगा, 8 का 10 होगा। तो ये बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। ये शॉर्ट टर्म करेक्शन से घबराना नहीं चाहिए किसी को। तो फिर घबराना नहीं चाहिए, इस करेक्शंस में एंट्री पाने की मौके ढूंढने, अपने पसंदीदा स्टॉक्स पे दाव लगाना है। आप लोग पाइपर सेरिका में जो फ्लोज, फ्रेश फ्लोज, इनफ्लोज आ रहे हैं, उसको फिर कहां डिप्लॉय कर रहे हो? कौन सी पॉकेट्स आपको लग रही है अट्रैक्टिव हो गई है? मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप स्पेशली मैं कहूंगा काफी ऐसी कंपनीज हैं जिनके जो रिसेंटली लिस्ट भी हुई थी पिछले 6 महीने में, जिनके प्राइस आईपीओ लेवल पे आ गए हैं, और वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। लाइफ साइंसेज स्पेस में, हेल्थ केयर में, सीडीएमओ, सीएमओ स्पेस है, जो मुझे लगता है काफी बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जो लॉरस लैब्स और दिवीज जैसी कंपनीज हैं जिन्होंने बनाया है। तो मैं कहूंगा एक तो सीडीएमओ, सीएमओ स्पेस है, वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। दूसरा, लार्ज कैप आईटी कंपनीज जो है करेक्शन के बाद अच्छा, स्पेशली डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं। और तीसरा मैं कहूंगा जो ऑटो स्पेस है, 5 साल की वॉल्यूम डीग्रोथ के बाद फाइनली पिकअप है, इंक्वायरीज बहुत अच्छी है, स्पेशली 2 व्हीलर स्पेस में। तो टीवीएस, बजाज ऑटो जैसी कंपनीज है, मुझे लगता है अगले साल भर में अच्छा डिमांड, अच्छा वॉल्यूम जनरेट करेंगी। तो आई थिंक ऐसे स्पेसेस काफी हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जो जिसमें वो आइडेंटिफाई करके मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी रहेगी, पर उससे मुझे लगता नहीं उससे डरना चाहिए, बल्कि उसका फायदा उठाना चाहिए। अच्छा अभय जी, स्क्रीन पे इस पूरी टर्बुलेंस में, आई मीन जून के लो से पुल बैक, और अभी की अगर आप आज की मान के चलें तो करीब करीब 750 पॉइंट की गिरावट में बाजार जिस स्पेस पे सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखा रहा है वो है कैपिटल गुड्स। ज़्यादातर अगर आप देखें स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है। एलएनटी अगर आप देखें बहुत अच्छी, अगर आप देखें बाइंग विटनेस करता हुआ। सर कैपिटल गुड्स में आपको यहाँ से कितना अपसाइड नजर आ रहा है, और आपके प्रिफर्ड क्या है इस वक्त? जिसकी बैलेंस शीट सबसे स्ट्रॉन्ग है वही विनर होगा। तो आप देखें जो भी स्टॉक्स 52 वीक हाई पे आए हैं, वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपनी बैलेंस शीट को यूज कर सकते हैं बिजनेस जनरेट करने के लिए। तो एलएनटी का नाम लिया, ट्रिपल ब्लू चिप बैलेंस शीट है, सीमेंस, कमिंस, एमएनसीज हैं, ब्लू चिप बैलेंस शीट्स हैं। तो इसमें एलएनटी मेरे को लगता है बहुत अच्छा प्ले है, क्योंकि अगले 4-5 साल से जिस तरह सरकार का फोकस है, और प्राइवेट कैपेक्स भी जिस तरह से हो रहा है, सरकार का कैपेक्स तो अलग है, पर प्राइवेट कैपेक्स पिकअप जो हो रहा है, एलएनटी डेफिनेटली उसमें गेन करेगा। और जो एमएनसी प्लेयर्स हैं इसमें, वो भी डेफिनेटली गेन करेंगे। मेरे को डर इस बात का बस ये लगता है कि कुछ एमएनसी स्टॉक्स हैं वो थोड़ा ओवर प्राइस्ड हो गए हैं रनअप की वजह से, तो थोड़ा इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए। करेक्शंस में बाय करें सीमेंस, कमिंस जैसे स्टॉक तो बेटर रहेगा, एबीबी जैसे स्टॉक्स। एलएनटी तो ऐसा है कि मतलब इस लेवल पे भी आपका अगर 4-5 साल का इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो उसको बिल्कुल ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है और रिट्रेसमेंट में डेफिनेटली अगर आप देखें आप ले सकते हैं। अच्छा अभय जी, एक प्रश्न और यहाँ पे, आई मीन इस बार मैं थोड़ा सा बाइसेक्ट कर रहा हूँ पूरी बैंकिंग को भी, और वो है पीएसयू बैंक्स। ठीक है, एसबीआई के नंबर्स जो थे वो कुछ ट्रेजरी लॉसेस के चलते थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर गए, बट मोर और लेस इस बार पीएसयू बैंकिंग बास्केट में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो दो ये हेडलाइन नंबर्स थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे इस बार। दोनों में प्राइस एक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आपने पीएसयू बैंक्स पे क्या अप्रोच रखी है इस वक्त, और आपके सिलेक्शंस क्या 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 है इस वक्त पीएसयू बैंक्स में?
तो वीरेंद्र जी, हम एज अ स्ट्रैटेजी हमारा पीएमएस में हम पीएसयू स्टॉक्स ऐड नहीं करते हैं, ना बैंक्स ना पीएसयू एंटरप्राइजेस। उसका रीजन सिर्फ ये है कि कोई हिस्ट्री नहीं है ज्यादा वैल्यू क्रिएशन की प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए। पर डेफिनेटली साइक्लिकल प्लेज हैं, कई बार बीट एंड डाउन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर थोड़ा मार्केट रिकवरी में अच्छा चलते हैं। पर मुझे लगता है ये फिर भी ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, क्योंकि जो लेगेसी प्रॉब्लम है इनकी, हिस्टोरिकल एनपीएस की, पुराने लोन्स की, वो इतनी ज्यादा है कि थोड़ा 1-2 साल का ग्रोथ भी हो पर वो उसको वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाता है शेयर होल्डर्स के लिए। तो पीएसयूज एज अ बास्केट जो हैं, हम उससे दूर रहते हैं। हमको ज्यादा पसंद है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जिनके अच्छे स्ट्रॉन्ग फाउंडर्स हैं, जो इसलिए चला रहे हैं कि शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करें, और उन पे ज्यादा फोकस रहता है। एसबीआई, कैनरा बैंक और साथ ही साथ बीओबी पे अगर आप देखें, आपने अपना टेक भी जाहिर किया। अच्छा, एक चीज़ लेके आते हैं सर, और जो कि थोड़ा सा अब लोगों के कन्विक्शन उस पर कम हो रहे हैं। सर, मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा। लास्ट टाइम जब कोविड फॉल था, ड्यूरिंग द कोविड, एग्जीबिशन स्टॉक्स आई मीन लाइक पीवीआर, आइनॉक्स, इनमें लोग कह रहे थे कि जनाब ठीक है, पेनफुल दौर है, लेकिन लोअर लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको रिवॉर्ड करेगी। लेकिन पिछले 3 महीने में, 2 महीने में आई थिंक जो हालात हुए हैं, जिस प्रकार की रिलीजेस हुए, जिस प्रकार का रिस्पांस मिला, और पिछले 3 हफ्ते तो सर इस स्पेस के लिए कुछ डिफरेंट ही रहे। ये पीवीआर और तमाम एग्जीबिशन स्टॉक्स पे आप लोगों ने नया आउटलुक क्या फ्रेम किया है? पिछली बार का कोविड पेन में जो बाइंग थी वो रिवॉर्ड तो कर गई, लेकिन इस बार सीरियस अनवाइंडिंग है इन स्टॉक्स में, प्रेशर है, इस पर आपका टेक जानना चाहूंगा। नहीं, वो प्रेशर जायज है वीरेंद्र जी, बिकॉज हमारा इस सेक्टर में हमारा पॉजिटिव व्यू नहीं है फ्रैंकली, बिकॉज ग्लोबली भी आप ट्रेंड्स देखें तो थिएटर रेवेन्यूज जो है वो गिर रही हैं। ओटीटी का बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप कोई कहे कि नहीं ओटीटी कंपटीशन नहीं है, एक्सपीरियंस चाहिए, वो बात मैं मानता हूं, पर एक अच्छे कंटेंट पे फुटफॉल आता है। और ये जो एग्जीबिशन है, जैसे पीवीआर है, आइनॉक्स है, इस तरह की कंपनीज हैं, इनको एटलीस्ट 35% ऑक्यूपेंसी चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो 35% लोग आते हैं वो जो फूड कंज्यूम करते हैं उससे 80% प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो एग्जीबिशन का जो बिजनेस है वो बाय इटसेल्फ एक ब्रेक इवन बिजनेस है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं बनता है। प्रॉफिट बनता है फूड एंड बेवरेज से जो ये लोग सर्व करते हैं। तो अगर फुटफॉल ही नहीं होगा तो बहुत बहुत बड़ा हिट होता है। और हमने देखा, यूएस में भी देखा, चाइना में भी देखा कि जो ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं थिएटर्स के, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का व्यूअरशिप का जो ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है। और अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, ओटीटी का जो शेयर है ग्लोबली अब वो टीवी से भी बढ़ गया है। तो ओटीटी का शेयर अभी व्यूअरशिप का 34% हो गया है और टीवी का 32% रह गया है। तो थिएटर जो है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके स्क्वीज होता जाएगा। बहुत स्पेशलाइज्ड नीश एक्टिविटी रह जाएगी, जहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ कंटेंट ही आएगा, जैसे मार्वल की मूवीज है या बहुत बड़े बजट की मूवीज हैं। और जो छोटे बजट की मूवीज हैं वो धीरे धीरे ओटीटी पे ट्रांसफर होती जाएंगी। तो मुझे लगता है ये मैक्रो ट्रेंड है, ये नेगेटिव है एग्जीबिटर्स के लिए। तो इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। थोड़ा सा कॉशियस रहिए, दूर रहिए, वो ज्यादा अच्छा है। आपने हाल फिलहाल में कोई मूवी देखी है भाई जी? पिछले 3 महीने में कौन सी देखी थी? हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई देखी? मेरे बच्चों को बहुत पसंद है पिक्चर देखना, थिएटर में जाना। तो महंगा काम है थोड़ा, पर जाना पड़ता है। पर बिल्कुल देखी, RRR देखी और KGF देखी और मार्वल की सारी मूवीज देखी, तो मजा तो बिल्कुल आया। है। लेकिन हाँ, बिल्कुल निवेशकों को आप दूर रहने की राय दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें एक सीरियस ये अभय सर बोल रहे हैं महंगा काम, अभय सर कह रहे हैं महंगा काम है, तो फिर हमारा क्या होगा वीरू? ये इस वीकेंड आपने नहीं देखी कि कुछ वो रक्षाबंधन और वो दूसरी लाल सिंह चड्ढा, ये सब नहीं निपटाई आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं देखी। जब ओटीटी पे आएंगे तो देख लेंगे। मतलब वो आजकल थोड़ा रिव्यूज भी आ जाते हैं, तो टाइम भी बच जाता है, पैसा भी बच जाता है। हाँ, एक्चुअली कुछ रिव्यूज पढ़ने का लगा कि इसमें स्टोरी में भी शायद दम नहीं। ठीक है, अच्छा जाते जाते एक आखिरी सवाल अभय सर, तो ग्लोबल
सब कह रहे थे इस साल का सेकेंड हाफ वो चैलेंजिंग, उस बीच इक्विटीज में तो उछाल आ गया, पर एक्चुअली वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, है ना? दिक्कतें जस की तस है, ये सब इक्विटीज ने रिबाउंड कर दिया बस। नहीं, दिक्कतें भी कम हो रही है। हम देखें क्रूड के प्राइसेस 93-95 डॉलर्स पे आ गए। जो लोगों को डर था कि 150 हो जाएगा क्रूड का प्राइस, $175 हो जाएगा, अब वो डर नहीं है। कॉपर के प्राइस आप देखें मल्टी ईयर लोस पे हैं, और ये ऐसे टाइम पे है जबकि वॉर सिचुएशन अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है। तो जो लोगों को लग रहा था कि सिर्फ वॉर सिचुएशन रिजॉल्व होगी, रशिया का 12 मिलियन बैरल पर डे आना शुरू होगा, तभी क्रूड प्राइसेस नीचे जाएंगे, वैसा हुआ नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि डिमांड बहुत कम हो गई। इसमें क्या हुआ है कि सप्लाई वापस आ गई है स्ट्रीम पे काफी कमोडिटीज की। जो चाइना के सप्लाई चेन है वो भी आ गए। हम कंपनी से बात करते हैं जो चाइना से माल मंगाते हैं, अब पिछले 1 महीने में सब कह रहे हैं कि चाइना से माल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पहले सप्लाई चेन की प्रॉब्लम थी। तो एक ये काफी बड़ा चेंज हुआ है सप्लाई चेन का और इनपुट कॉस्ट का, और ये कंपनीज को फायदा मिल रहा है। और ये जो करंट क्वार्टर में आप मार्जिन देखेंगे, वो मार्जिन उम्मीद से बेहतर होंगे, क्योंकि प्राइसिंग आउटपुट प्राइस इन्होंने किसी ने कम किया नहीं है, मार्जिन इनपुट प्राइस सबके गिर गए हैं। तो मार्जिन जो है वो वापस, मुझे लगता है 2 क्वार्टर पहले वाला जो मार्जिन था वो उस लेवल पे आ जाएगा इस करंट क्वार्टर में। अबे सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और आप कभी आप निपटा दे दोनों मूवीज तो रिव्यू भी लेकर प्लीज लौटिएगा। थैंक यू जुड़ने के लिए। इस बीच थोड़ा सा मार्केट कूल ऑफ होता हुआ, तो वो वीरू ने 610 का थ्रेशोल्ड बोला था, तब तक कन्विक्शन नहीं आएगा। ले लीजिए भाई, 588 वाला 525 पे अब कूल ऑफ होके कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो वो डिफाइंड बैंड था, और उस बैंड की एक तो नीचे था 345 के जोन जो आज के इंट्राडे लोज बने थे, ऊपर 610 तक के जोन्स की बात हुई थी। जब तक इस जोन्स के अंदर है तब तक थोड़ा वैरी रहेंगे उस मार्केट से, और ईदर वेज कहीं निकला तो एक बढ़िया ट्रेड बनेगा। हम अटक गए उस जोन के अंदर, थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए। अमित जी, इस बीच अपोलो हॉस्पिटल आज जो पिटा हुआ स्टॉक था थोड़ा सा बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। ये कवरिंग के मूव्स आगे तूल देंगे क्या? ऐसा कुछ कन्विक्शन आ रहा है, छोड़ दिया जाए? जी आशीष जी, बस डेफिनेटली स्टॉक सपोर्ट पे है, लेकिन अगर देखा जाए तो सारी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है। ओवरहेड रेजिस्टेंस इसमें इन फॉर्म ऑफ 50-20 सारी हैं, तो कॉन्फ्लुएंस है, तो एक बार छोड़ देना चाहिए। जब तक ये सारे ओवरहेड रेजिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ मूविंग एवरेजेस ये क्रॉस ना करे, तो उतना कन्विक्शन नहीं बनेगा इसमें। ये आपने बीएचईएल की चार्ट स्टडी करी क्या? एचएल? हाँ, बीएचईएल की चार्ट के अलावा कभी बिजनेस के बारे में देखा कुछ क्या? हाँ जी, बीएचईएल का चार्ट रिलेटिवली बेटर। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं जी, आप सीरियस हो रहे हो। असल में वीरू ने कल जो सवाल दागा ना अपने दिल के करीब, एक तो बीएचईएल, ऊपर से एविएशन, ऐसा तड़का मार दिया है। वीरू भाई सवाल पूछिए फिर से, और डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइए सवाल वीरू का। हाँ जी हाँ, देखिए सवाल ये था कि बीएचईएल ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2 सीटर प्लेन का, उसका नाम क्या था और ये किस हालात में बंद कर दिया गया। लेकिन एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी और ये क्यों समाप्त हो गई, प्रश्न ये था। आशीष, कोई जवाब जुटा पाए हैं आशीष आप? मैं तो खोया हुआ हूं। अब मुझे तो बीएचईएल के लोकोमोटिव्स याद आते हैं। वो बीएचईएल के भोपाल के प्लांट से बड़े बड़े पावर इक्विपमेंट निकलते हुए जाते थे। ये हवाई जहाज कभी सुने? आप तो घुसे रहते हैं कंपनियों में रात में रिसर्च में, कभी बीएचईएल में ढूंढने का एयरक्राफ्ट के बारे में? एयरक्राफ्ट तो वैसे ही मेरा आपको पता है पाला दूर दूर तक नहीं पड़ता, दूर कंपनी से था। हाँ, कंपनी से था, लेकिन बीएचईएल लोकोमोटिव के बाद इसमें कब पहुंच गई ध्यान नहीं दिया। और ऐसी खबर अभी आती तो स्टॉक तो फट जाता। हाँ, सच में ये हुआ कब था? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था वीरू का। तो अब ये आंसर ढूंढना, या तो नेट पे बैठे सर्च करूं या एक जेन्युइन बढ़िया सा रिप्लाई आपके साथ आ जाए। हमने रिक्वेस्ट करी बीएचईएल के फॉर्मर चेयरमैन बीपी राव सर से। राव सर, ये वीरू ने अजीब सा सवाल उठाया है। हमें तो पता ही नहीं था बीएचईएल एविएशन में था क्या कभी, क्यों था, कैसे स्क्रैप हुआ प्रोजेक्ट, क्या हुआ सर? It is right. BHEL was manufacturing at one point of time a 2-seater aircraft. This was in early 90s. The name of the aircraft was Swati. Basically, it was called BHEL Swati or Bharat Swati. And this was a design given by DGCA ने अपना रिसर्च विंग से डिजाइन बनवाया था और BHEL को मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया था। और
I think some 40 numbers or so were manufactured by BHEL. 40 नंबर कुछ मैन्युफैक्चर हुआ था, बट कुछ पीरियड 10 साल चली है ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ये सभी को सिविल ट्रेनिंग के लिए दिया गया, बट और पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आई थिंक 10 साल तक ये चलती रही, मगर उसके बाद में कुछ एयरक्राफ्ट में कुछ डिजाइन इश्यूज आ गए थे, तो उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा कम होता गया, फिर बंद हो गया। ये एयरक्राफ्ट कभी कमर्शियली एक्सप्लॉइट हुआ था राव सर, या नहीं हुआ था कभी भी? ये खाली यही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खरीदते थे, मैंने वो डीजीसी उनकी तरफ से ऑर्डर लेके हमको देता था, बीएचएल को देता था, एंड वी मैन्युफैक्चर। तो वे एयरक्राफ्ट में इश्यूज आए, टेक्नोलॉजी थी, आपके पास नो हाउ था, उसे अपग्रेड करने की, उन इश्यूज को रिसेलेक्ट करने की कभी बीएचएल ने फिर कोशिश क्यों नहीं करी? नहीं, ये एक्चुअली डीजीसी का अपना डिजाइन था, ये उनका रिसर्च इनका, हम लोग खाली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, डिजाइन हमारा नहीं था इसका, तो उन लोगों ने कभी डिसाइड कर लिया कि एक कभी बंद कर देंगे, तो फिर तो बंद हो गया फिर, बट ऐसा ही चला। बट एक्चुअली आप सोचे तो एक तरह से बीएचएल का कोर कॉम्पिटेंस एविएशन नहीं था, बीएचएल का कोर कॉम्पिटेंस तो मैन्युफैक्चरिंग था बेसिकली, तो डिजाइन अगर किसी ने अच्छी तरह बना के दिया तो फिर बीएचएल को डन इट। अब ये बीएचएल का कोर कॉम्पिटेंस तो पावर इक्विपमेंट में था, लोकोमोटिव्स में था, ऐसा चीज़ों में था, इंडस्ट्री में था, तो ये सभी पूरा अनरिलेटेड एरिया था। फिर भी बीएचएल ने अपना पूरा मन लगा के कोशिश तो किया है इसका, मगर उसका वो डिजाइन ही बंद हो गया था, डीजीसी अपना डिजाइन बंद कर दिया उसके बाद में। राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पूरी बातचीत में शामिल हुए और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी। बीएचएल का प्रोजेक्ट भारत स्वाति। आशीष, हुआ क्या था दरअसल 90s के बिगिनिंग में जैसे कि ये प्रोजेक्ट लिया गया था और मैं 6th या 7th में था, मैंने इस एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट भी देखी थी। मेरे बीएचएल हरिद्वार ने इसके लिए एक एयरपोर्ट छोटा सा क्रिएट किया था और उसमें करीब करीब 2 किलोमीटर की स्ट्रिप क्रिएट की थी उन्होंने। कैप्टन कामेंद्र सिंह जो भारत के एक टेस्टिंग पायलट थे, उन्होंने इस जहाज को उड़ाया था। मैंने इसकी पहली फ्लाइट भी देखी थी, मेडन फ्लाइट, और मैंने इसकी आखिरी फ्लाइट भी देखी। दरअसल हुआ क्या, बीएचएल कैंपस पे जब ये उड़ता था, जब मनूवरिंग करता था, स्विंग्स करता था, तो कैप्टन कामेंद्र सिंह थे जो इंडिया के टेस्टिंग पायलट थे, पटियाला के थे वो मेरे ख्याल से, वो इस कैंपस के ऊपर ही उड़ते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। उसका जो राइट विंग है वो टूट गया था। उन्होंने पूरा प्रयास किया, जब ये उड़ रहा था तो वो एक फुटबॉल ग्राउंड और एक बाजार के ऊपर उड़ रहा था। जाते जाते अगर आप देखिए, उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को थोड़ा दूर ले जाके क्रैश कराया, जिसमें उनकी अगर आप देखिए डेथ भी हो गई थी। लेकिन ये 1993 में अगर आप देखिए ऑपरेशन जो था वो शट हो गया। लेकिन हाँ, एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, लेकिन एक दुखद इंसिडेंट के साथ इसका अंत हो गया था। आशीष, ये बिल्कुल पता नहीं था, इंटरेस्टिंग था। फिर मैंने आपने जो क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा जितना ब्लैंक रहो उतना अच्छा, क्योंकि राव सर तैयार हो गए इसका जवाब देने के लिए, फिर उनका नेट पे सर्च नहीं करते। यहीं पे जो आंसर है एक्चुअली राव साहब से ही सुना मैंने, उससे पहले मैंने सर्च ही नहीं करा था इस आंसर को। तो ये रहा, ये मैं पूछना, हाँ ये वीरू को पता होगा, सब पता है। वीरू, इस प्रोजेक्ट का नाम स्वाति क्यों था? नहीं, अब ये मेरे को नहीं मालूम स्वाति क्यों था, लेकिन ये इसका ये स्टार्ट हो चुका था। मुझे आपको बता रहा हूँ, इनफैक्ट उस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर थे श्री गुलाम नबी आजाद साहब। वो आए भी थे हरिद्वार, इसका उद्घाटन भी हुआ था, फ्लाइट चल रही थी, लेकिन उसके बाद ही वो टेस्टिंग के दौरान क्रैश हो गया था। तो ये पूरी की पूरी परियोजना जो थी वो बंद हो गई। बीएचईएल स्वाति या भारत स्वाति, ये था वो प्रोजेक्ट, वो है एयरक्राफ्ट। अर्ली 90s और 93 तक वो प्रोजेक्ट कल्मिनेट भी हो गया, रोक दिया गया क्योंकि टेक्निकल स्नैग्स डेवलप होने शुरू हो गए थे। हम में से कईयों को नहीं पता था बीएचईएल कभी 2 सीटर कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी बना चुका है। चलिए, बढ़िया रहा। कल का सवाल क्या है भाई? जी, कल का आशीष सवाल है, अब वो भी अगर आप देखिए उत्तराखंड से ही है, उत्तरांचल से ही है, और सवाल है, ये लोकल इकोसिस्टम को प्रमोट कर रहे हो क्या आप? का पथ, अरे जनाब, हाँ क्यों नहीं करेंगे, नोएडा में रहते हैं, इसका मतलब थोड़ी हरिद्वार कर लेते हैं, आप भी करो, बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन तो गुजारिए हरिद्वार में, है ना। देखिए, हरिद्वार सबको जाना है एक न एक दिन, ठीक है ना, हरिद्वार सबको जाना है। सवाल क्या है? खैर, सवाल यह है कि टिहरी डैम का जो स्टोन है, देखिए इस पत्थर की एक खासियत है
टिहरी डैम का स्टोन किस जगह से आया है, कहां से सोर्स किया गया है इस पत्थर को? देखिए, पत्थर हर जगह मिलते हैं, लेकिन इस पत्थर को क्यों मंगाया गया टिहरी डैम के लिए, ये है आज का सवाल। उसकी खासियत क्या है आशीष? इसका जवाब तो जो देंगे वो देंगे, लेकिन आपको ये जरूर बता दूं कि जब टिहरी डैम खाली डैम था तब वीरू जाकर उसके हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाकर भी आए थे नीचे से। तो ये बहुत ही अच्छे से बखूबी उस पत्थर को छू कर, देख कर, पास कर साइड विजिट कर चुके हैं। साइड विजिट कर चुके हैं। तो वही टिहरी डैम का पत्थर जो यूज हुआ उस डैम में, वो पत्थर किस जगह से आया और क्यों, ये है कल का सवाल। अमित जी अभी से आंसर सर्च कर रहे हैं, कल आपको पूरा आंसर अमित जी बताएंगे। इस नोट पर आज के शो को यहीं समेटते हैं। सुमित भाई, ओवर टू यू। मार्केट तो थोड़ा बहुत हायर लेवल से वापस बिकवाली दिखा रहा है, लेकिन अभी भी जो तेजी है वो बरकरार है, जो निचले स्तरों से रिकवरी है वो बरकरार है। करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे इंडेक्स कामकाज करते हैं। 17,512 का स्तर इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। अनुमानित था आज सुबह की 17,350 के आसपास से शायद पुल बैक ले, जो बाजार ने आज लिया भी 17,380 360 के जोन से मार्केट ने पुल बैक लिया। ऊपर 17,600 के आसपास रेजिस्टेंस की बात थी, तो वहीं पर ही 17,588 के आसपास रेजिस्टेंस मार्केट फेस करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक करीब 1/4% ऊपर है, 120 अंकों का उछाल यहां भी देखने को मिल रहा है। ट्रेडर्स हॉटलाइन में हम बातचीत करेंगे आपके सवालों के जवाब पर, और जवाब देने के लिए हमारे साथ गौरव बिस्सा मौजूद होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।